नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सीडीपी की बात करेंगे, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। समस्त सिलेबस सीडीपी बाल विकास का आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये जो मॉडल पेपर होने वाला है आपके समस्त आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा निचोड़ होने वाला है। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ये सारे 30 के 30 प्रश्न संभावित प्रश्न हो सकते हैं। 30 में से आपके 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर है, 30 प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, जो 30 अंक आपके निर्धारित कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर में आपका फीडबैक जानते हैं कि 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों का डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहता है? ऐसा प्राप्तांक जो सबसे बहुधा या बहुत बार आता है उसे ही क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए कमेंट करके। जी हाँ, उसे ही दोस्तों बहुलक कहा जाता है। बहुलक किसे कहा जाता है? जब प्राप्तांक का समूह, प्राप्तांक जो बहुत बहुत बार आता है उसी को ही बहुलक कहा जाता है। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, ईपी पॉलाव ने, थांडाइक ने, कोहलर ने? सभी कमेंट कीजिएगा। कोहलर ने चिंपांजी नामक बंदर पर प्रयोग किया, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका जवाब होना चाहिए स्किनर की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो अल्बर्ट बंडूरा की जब भी बात की जाती है, ये जिस सिद्धांत से संबंधित होते हैं वह सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, स्टर्न ने दिया था, विनय साइमन ने दिया था, टर्मन ने दिया था या सीरियल बर्ट ने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय देने वाले और कोई नहीं आपके विनय और साइमन है। सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, सातवां प्रश्न ये कह रहा है प्रैक्टिस पेपर का कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं? तो सभी लोग जानते हैं सीखने का नियम किसने दिया। अगर प्रश्न आता है तो सीखने का नियम जो जिसने दिया है वह सभी लोग जानते हैं, वह हमारे कहलाते हैं थांडाइक की बात करते हैं। थांडाइक ने सीखने का नियम दिया। थांडाइक ने सीखने का नियम कितने दिया था? एक दिया था मुख्य नियम, दूसरा दिया था गौण नियम। मुख्य नियम 3 होते हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। गौण नियम आपके 5 होते हैं। अब देखिए इन नियमों को पढ़ लेना। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि मुख्य नियम कितने होते हैं, 3, गौण नियम होते 5। अब इनसे जो नियम होते हैं वह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सही है, कौन सा गलत है, कौन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आपको डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा। और ऑलरेडी आपको थांडाइक, वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे जी,
आपके कोहल वर्ग सारे संबंधित आपके टॉप क्वेश्चन के साथ विथ डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल के साथ ऑलरेडी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। एक बार विजिट अवश्य कीजिएगा। तो इनमें से जो सीखने का नियम है हमारा अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता या तत्परता का नियम, लेकिन तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, खालिस्तान संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत ने पालाव ने प्रयोग किया था। तो सभी लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी पिछले बता चुके हैं, कुत्ते ने संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पालाव पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया, बंदर पर कोहलबर्ग ने किया, चूहे पर स्किनर ने किया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, ईपी पालाव ने किया या वुडवर्थ ने किया? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सारी क्लासेस सारे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और मॉडल पेपर जल्दी आने वाला है। पूरे 150 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर आने वाला है। तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम को फतेह करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले और कोई नहीं, आपके कोहलर की बात करते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? संवेदना, प्रेरणा, सीखना या प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो किसी भी कार्य को आरंभ करना, उसी कार्य को जारी रखना और उसी कार्य को नियमित करने पर। जब आप तैयारी को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस तैयारी को जारी रखते हैं, उस तैयारी को नियमित करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही प्रेरणा कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। आपके अंदर एक इच्छा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए एग्जाम को फतेह करने के लिए। अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? यानी भूल को अगर कम करना हो, हम प्रश्न पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में हमें भूल जाता है। अगर इसी को कम करना है तो उसके लिए एक उपाय होता है और उस उपाय का नाम है पाठ की पुनरावृत्ति। यानी जो सारे प्रैक्टिस पेपर क्लास करते हैं इनकी पुनरावृत्ति अवश्य कीजिए जब भी समय मिले। बाकी टेलीग्राम पे 1000 से अधिक आपको PDF फाइल्स ऑलरेडी मिल जाएंगी जो आपके टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं। तो सभी जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिए, जायसवाल कोचिंग सेंटर ग्रुप मिलेगा या चैनल मिलेगा, ज्वाइन हो जाना है, मीडिया ऑप्शन को चूज करना है, वहां पे सारे PDF फाइल आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है। अगला, क्रोध व भय प्रकार किसके होते हैं? संवेग के होते हैं, अभिप्रेरणा के होते हैं, परिकल्पना के होते हैं या मूल प्रवृत्ति के होते हैं? तो क्रोध और भय जो प्रकार होते हैं सभी लोग जानते हैं। संवेग की बात करेंगे, 14 मूल संवेग है, किसके द्वारा दिए गए? मैकडूगल के द्वारा दिए गए हैं, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल के साथ चर्चा करते हैं, डिटेल के साथ करते जाते हैं ताकि आपकी तैयारी प्रिपरेशन 101% पक्का हो सके। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? जब हम कोई दूसरे व्यक्ति उसके बाह्य व्यवहार मतलब उसके अंदरूनी नकल नहीं करते, उसके बाह्य व्यवहार से नकल करते हैं, तो उसी को ही अनुकरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर आप बच्चे को देखते होंगे, आप देखते हैं खेल पूर्वक या मनोरंजन पूर्वक जब बच्चों को कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, अगर हाथ इधर करेंगे पैर इधर करेंगे तो बच्चे भी करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ठीक है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी जब पूर्व ज्ञान हो और जो नई चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो उसका अनुभव होता है, नए प्रकार में सीखने में अगर सहायता करता है, उसी को ही हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। अगर मान लीजिए पूरा जो ज्ञान है हमने डीएड बीएड में जो पढ़ा है हमारे टीटी में काम नहीं आ रहा है तो वह कहलाता है नकारात्मक प्रशिक्षण। अगर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो वह कहलाता है कौन सा? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहला जाएगा। ठीक है, अगर कोई नहीं हो रहा है परिवर्तन नकारात्मक कहला जाएगा, अगर सहायता कर रहा है तो सकारात्मक कहला जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान कर लेना है। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता। जी हाँ, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न कराते हैं, लेकिन आप जब पुनः इसका स्मरण करते हैं आंसर आप भूल जाते हैं, इसी की असफलता को ही विस्मृति कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि टर्मन के अकॉर्डिंग 9 to 100 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक जो है माना जाएगा। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 जो बुद्धि वाला बालक है वह सामान्य बुद्धिलब्ध माना जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की, बुद्धि की, प्रकृति की, मूल्यों के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है?
तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हाल का प्रोफेसर हाल का सिद्धांत है, जो व्याख्या करता है वह किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? प्रोफेसर हॉल ने, कैमेनियस ने, हलिंगवर्थ ने या फ्रायड महोदय की बात करते हैं। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पे निम्न में से जिसने महत्व दिया था वह कोई नहीं और आपके फ्रायड मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। फ्रायड वैज्ञानिक की बात करते, देखिए जब भी मनोलैंगिक विकास की जिक्र होता है, एक ही नाम जबान पर आता है, वह आपके फ्रायड। जी हाँ साथियों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? सिगमंड फ्रायड, डब्ल्यू वुंट, ईपी पावलोव या वाटसन की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जिसने स्थापित किया और कोई नहीं, आपके डब्ल्यू वुंट महोदय जी हैं। इनको नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में यह 101% आने वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी पर रखते हैं, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न की कैटेगरी पर रखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर, फ्रांज वेंटानो, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला अगर पूछा जाता है किसने रखी, तो मैक्स वर्दीमर ने रखी थी, ये नोट कर लेना। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? अभिप्रेरण से, अधिगम से, स्मृति से या सृजनात्मकता से संबंधित है। तो संगणन सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है या किससे संबंधित हो जाता है, तो यह स्मृति से संबंधित हो जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 6 सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनावादियों का, व्यवहारवादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का हो जाता है। तो 6 सिद्धांत जब भी जिक्र होगा, जी हाँ 6 सिद्धांत ये नाम रखेगा, जब भी 6 सिद्धांत से पूछा जाएगा तो आपके गेस्टाल्टवादियों का नाम आएगा। यानी 6 सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों के वर्ग का सिद्धांत है। और ये आपको कमेंट करके बताना कि गेस्टाल्टवादी वर्ग जो है कौन कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आते हैं। गेस्टाल्टवादी सभी लोग बताइए। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है, खालिस्तान बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण आप सभी लोग परिचित होंगे। जी है, जब ये नाम आता है भाटिया बैटरी परीक्षण तो आप सभी लोग परिचित होंगे। हम किसकी बात करते हैं? बुद्धि की बात करते हैं। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धि मापन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थांडाइक ने, प्रोफेसर हल ने, स्किनर ने या वाटसन की बात करते हैं। जब भी अभिक्रमयोजित अधिगम के प्रत्यय का जिक्र होता है, किसने दिया? आप सभी लोग जानते हैं स्किनर ने दिया था, इसलिए यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप सभी प्यार में प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, इसी तरह करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम किसे कहा जाता है? जो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसी को ही अधिगम कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है? क्या वह समूह कारक सिद्धांत है, प्रतिदर्श सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट का सिद्धांत हो जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं संज्ञान जिस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा कहलाता है वह गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा कहलाता है। जब भी संज्ञान शब्द आइएगा, जब भी संज्ञान शब्द आपके एग्जाम में आएगा, आपको एक ही चीज नोट करना है, वह आपका संज्ञान का संबंध गिलफोर्ड से है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी? हम सभी लोग जानते हैं आईक्यू मानसिक बुद्धिलब्धता बराबर MA आप CA होता है। आपका जो मानसिक आयु जो वास्तविक आयु होती है मल्टीप्लिकेशन 100 कर देते हैं, यानी आईक्यू की जो हमारी वैल्यू आ जाती है 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु, तो 8 वर्ष MA हो गया, ठीक है।
8 वर्ष सुधीर, यहाँ पे मानसिक आयु कितनी दी गई, मानसिक आयु 10 वर्ष दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें दो कर लेना है। अक्सर क्या होता है जब जो चीज़ें बनती हैं जल्दबाजी कर देते हैं, तो 10/8 इन मल्टीप्लिकेशन 100। ठीक है, तो 1000 में 8 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये नोट कर लेना है। तो 1000 में 8 का भाग करके सभी लोग ट्राई कीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 5 40, 125। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। क्या वह हाइपोटोलसिक सिद्धांत है, जेम्स लैंग का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत है। देखिए, जब भी संवेग का जिक्र होता है, संवेग में सिद्धांत का विचार मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो जब संवेगात्मक 2 बार आता है, जब संवेगात्मक अनुभव के साथ संवेगात्मक व्यवहार में आता है, तो वह जेम्स लैंग का सिद्धांत कहलाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव को क्या कहा जाता है। कुंठा, द्वंद्व, चिंता या तनाव। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई भी इच्छा या आवश्यकता होती है, उसमें आपका रुकावट आता है, उसमें जो रुकावट होने पर उत्पन्न संवेगिक जो आपके मन में तनाव होता है, उसी को ही कुंठा कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास से संबंधित हो जाता है। तो सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, सभी फीडबैक करके बताइएगा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि टॉप 30 ये बाल विकास CDP प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपकी तैयारी कितनी है, आपका प्रिपरेशन कितना है। अभी भी मौका है, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कर, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर, फीडबैक करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने अव्वल भविष्य की कामना के साथ एग्जाम को दोस्तों अब गणित मैथ्स चैप्टर की बात करेंगे और इस चैप्टर में एक पौधे का वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। पहले ही प्रश्न पर दिन दिया गया है और पौधे की लंबाई 5वें दिन 2.7 सेंटीमीटर, 10वें दिन 6.2, 15वें दिन 8.9 और 20वें दिन 11.3 सेंटीमीटर लंबाई में दिया गया है। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर में नीचे दिया गया पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई। इस पर देखकर अब बताना ऑप्शंस को, सबसे क्रमबद्ध जो है कब हुई। 5 से 10 दिन में, 10 से 15 दिन में, 15 से 20 दिन में या 0 से लेके 5 दिन में। सभी लोग बताइए। सबसे क्रमबद्ध दिया गया है, यानी बढ़ने का जो है सबसे कम किस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, दोनों का 2 7 6 2 8 9 3 11। तो हम देखें 6 2 से लेके 8 9 के बीच जो है हमारा डिस्टेंस कम बढ़ रहा है। मतलब 10 से लेके 15वें दिन में हमारा जो दिया गया है वही क्या कम हो रहा है, या कह सकते हैं 15 से 20 दिन में हो रहा है। अब देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसके लिए हमें वृद्धि लिखना पड़ेगा, 2.7 हो जाएगा। फिर 2.7 से 6.2 में कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इसके बाद 6 2 से 8 9 के बीच हमारा हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। 8 9 से 11 3 के बीच 2.4 आएगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है 2.7 2.7 3.5 और 2.4 सबसे कम, यानी कि 15 से लेके 20 दिन में जो है सबसे कम पौधे की वृद्धि हुई है। तो केवल यहाँ पे घटाना नहीं, दशमलव का माइनस कर लेना था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ कर चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी कितनी 20 किलोमीटर 237 मिनट में तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक की 32 किलोमीटर 355 मिनट में दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से स्टेशन डी तक 43 किलोमीटर 458 मिनट की दूरी तय की। तो गौरव द्वारा कुल की गई दूरी यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे दूरी
निकालेंगे ABC, तीनों की दूरी यहाँ पे दी गई है, कितनी कितनी दी गई सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं गौरव द्वारा कुल दूरी बता 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो जो किलोमीटर दिया गया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 20 किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 237 मीटर, 32 3 55 मीटर, सी वाला 43 4 58। अब इन टोटल क्या कर ले, ए से डी तक दूरी कितनी हो जाएगी। अब टोटल क्या कर लेना, इन तीनों को प्लस कर लेना है। तो 20 37 32 3 55 43 4 58 को तीनों को प्लस कर लीजिए, 96 0 50 आ जाएगा। 96 0 50 में आपको 1000 का भाग कर देना है, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर माना था। यहाँ पे जब आप 1000 का भाग करते हैं आपकी वैल्यू आती है 96.050, जो 96 किलोमीटर 50 मिनट आपका आ जाएगा। तो किस में दिया गया है, 96 किलोमीटर 50, सी वाले ऑप्शन में। एक ट्रिक अच्छी थी, तीनों को प्लस कर लेना है और 1000 से भाग कर देना है और हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए 9 का घन क्या होता है, 729 होता है। और 1000 तो सभी लोग जानते हैं 10 का घन 1000 होता है। और 6 का घन 216 होता है। लेकिन जो 333 दिया गया है यह किसी का संख्या का पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 37 आ जाएगा 333 का। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं बन रहा है। पूर्ण घन वो आएगा जब 3 हो जाएगा, चाहे 2 गुणे 2 होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, 3 बार वही संख्या गुणा होगा, वह हमारा घन में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखा, एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल 25 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 400 रुपये हैं तो वह कितने ईंट खरीद सकती है। सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए 2500 में ईंटों की संख्या कितनी है, 25 रुपये में 1000 ईंट मिलते हैं और केवल 4000 रुपये की वह कितने ईंटें खरीद सकती है। तो 2500 में 1000 है तो एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 2500 कर लीजिए। 1000 बटे 2500 करेंगे, एक ईंट की वैल्यू निकल आएगी। और 4000 ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 2500 गुणे 4000, गुणे में 4000 कर लीजिए। यह आपकी क्या हो जाएगी, 4000 रुपये की कितने ईंट मिल जाएंगे, आपकी वैल्यू निकलेगी। 1000 बटे 25 गुणे 4000 कर लीजिए, वैल्यू आपकी 1600 आ जाएगी। तो 4000 रुपये में कितने ईंट खरीद सकते हैं, 1600 ईंट खरीद सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन में आपके ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो 60 टिक के माध्यम से आपको बताते चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमारा कथन सही दिया गया है, मिनी ने क्या क्या अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर दी गई हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वह हमारा वर्ग कहलाता है। अर्थात एक वर्ग एक आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। ठीक है, सभी वर्ग आयत नहीं होंगे। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है यह हमारा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि आयत में सामने की भुजा बराबर होती है। अर्थात एक वर्ग एक आयत, अगर वर्ग है तो आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ये भी ध्यान देना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो इस प्रकार है कि पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, सभी बताइए। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पैक करने की तिथि 10 जनवरी 2021 है और 180 दिन तक है। तो 180 दिन मतलब सभी समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम आंसर की तरफ चलते हैं।
आंसर हमारा होगा कि वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि देखिए 3 जुलाई को रमा पैकेट के पहले दी गई जानकारी पड़ती है कि वह तारीख 10 जनवरी 2021 का बना हुआ है। तो जनवरी के 21 दिन हो गए, इसके बाद 28 दिन फरवरी के हो गए, इसके बाद 31 दिन मार्च के हो गए, इसके बाद 30 दिन अप्रैल के हो गए, 31 दिन आपके मई के हो गए और 30 आपके जून के हो गए और 8 दिन जुलाई। अगर ये सब प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। ठीक है, क्योंकि 8 तारीख तक आ रहा है और 3 जुलाई को खोल लेती है। ठीक है, तो 1 सप्ताह लगभग हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने। उपरोक्त स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? देखिए पहले कथन को समझ लीजिए, क्या कथन कह रहा है। बाल की आकृति गोलाकार, स्टील, रस्सी की आकृति बेलनाकार ले सकते हैं और माचिस, किताब आयताकार आकृति के होते हैं, इसलिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा कोने होंगे। तो माचिस और किताब दोनों के किनारों सतह कोनों के आधार पर एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि माचिस और किताब का चुना किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के किनारे सतह और कोनों के आधार पर एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अब कथन ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कथन में हमें सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना भी पड़ता है। तो गुणनखंड और गुणजों का जो सही कथन हमारा होगा, पहला दिया गया है कि 100 का गुणनखंड है। गेरा जो है 100 का गुणनखंड, क्योंकि देखिए 100 का जो गुणनखंड होता है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 होता है, तो इसलिए गुणनखंड नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, 48 3 का गुणज है। तो 48 3 का गुणज तो 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ये हमारे 3 के गुणज आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुणनखंड गुणजों के बारे में सही कथन क्या होगा कि 48 3 का गुणज है। ठीक है, 3/48 3 का गुणज है। 48 मल्टीप्लस ऑफ, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्या दी गई है 2 2 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 2 3 बार को क्या पढ़ा जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न, क्या पढ़ेंगे सभी बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या पढ़ेंगे? 2,22,222, क्योंकि लाख में हमारी जो संख्या होती है सभी लोग जानते हैं, 10 की घाते 5 है तो लाख है, 10 की घाते 7 है तो करोड़ है, इतना जान लीजिए तो आसानी होती है आपको समझने में। अगला प्रश्न है, दिया गया है 65 37 6 91 0 91 35 5 50 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 24 96 37 प्राप्त हो जाए? अब क्या करना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले क्या करना, आपको इन तीनों को योग कर लेना है। 65,376, 91,091, 35,550, इन तीनों को योग कर लीजिए और 24,096 में माइनस कर दीजिए। जो आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वही आपकी आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी 57,620 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या एक्स मान सकते हैं कि क्या जोड़ा जाए परिणामी, तो मान लीजिए एक्स जोड़ा जाए, ऐसा करके भी बराबर 24 96 37 करके एक्स की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः बताना है। भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न सभी बताइए। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 पहले का आएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33। 4/5 का मतलब होता है 0.80
और 5/6 का मतलब 0.833 और 3/4 मतलब 0.75। इसको सबसे छोटी भिन्न कौन होगी अब बताइए। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी भिन्न हमारी निकल के आ रही वह है 0.5, पहला है 1/2 वाली। लेकिन यहाँ पे क्रम में बताना है, 3 क्रम दिए गए हैं, ठीक है, 2 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 5/6 और 1/3, क्या हो जाएगा 5/6 और 1/3। यहाँ पे भिन्नों को अगर अवरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले आएगा 1/3, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 4/5 और 5/6। तो 5/6 और 1/3। क्या प्रश्न पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हमारी 5/6 हो जाएगी और सबसे छोटी 1/3 हो जाएगी। तो 5/6 और 1/3 किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में आपका ऑलरेडी दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी या परिणामिक क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। और ये कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखिए 1 वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। 36 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 गुणे 36 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 36 छोटे वर्गों को व्यवस्थित करने का प्रकार क्या होगा ये जान लीजिए। 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9 और 6 गुणे 6। कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 प्रकार हो गए। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, व्यवस्थित किया जा सकता है 5 प्रकारों में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में। और इस प्रकार का लड़के लड़कियों से प्रश्न आता है, क्रम से व्यवस्थित वाला इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रकार का बस प्रश्न आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई, 60 दी गई। माना लड़कों की संख्या x मान लीजिए और लड़कियों की संख्या 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी है, ऑलरेडी दिया गया है। तो लड़कियों की संख्या दोगुनी, तो प्रश्न अनुसार x + 2x बराबर 60 क्या हो जाएगा, दिया गया है ना। लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो बराबर 60 कर लेंगे, यानी 3x बराबर 60 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60/3, x बराबर 20 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 × 2 कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या 40, लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है, रोहित के पहले 16 विद्यार्थी हैं, क्योंकि रोहित का नंबर 17वां है ना। तो रोहित के पहले 16 विद्यार्थी हैं, जिसमें 9 लड़कियां हैं 7 लड़के। 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद में कितना क्रम होगा, 7 लड़के हो जाएंगे। 9 7 16 होगा, ठीक है। तो 9 लड़कियां और 7 लड़के हैं। तो रोहित को लेकर रोहित के स्थान तक कुल कितने हैं, 8 लड़के हैं। रोहित को लेकर रोहित कुल स्थान कितने हो जाएंगे, 8 लड़के। तो रोहित के बाद लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 - 8 जब लड़के शामिल हैं, क्योंकि 8 9 तो 17 होता है, 8 लड़के शामिल हैं तो 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो लड़के के क्रम में उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, 12 लड़के और क्रम में। पहला ऑप्शन सही होगा। समझ गए ना, एक बार और कर लेते हैं। देखिए पहले x मान लीजिए लड़का, लड़की मान लीजिए 2x, दोनों को जोड़ दीजिए। x + 2x बराबर 60 दिया गया है, x बराबर 20 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद करना है रोहित के पहले 16 विद्यार्थी, क्योंकि उसका नंबर 17वां है। 16 विद्यार्थी जिसमें 9 लड़कियां हैं, और जब 9 लड़कियां हैं इसके बाद 7 लड़के हुए। अब रोहित को लेके रोहित के स्थान तक कुल कितने हैं, तो रोहित को लेकर 7 तो उसके पहले हैं, रोहित को ले लेते हैं तो टोटल 8 लड़के हो जाते हैं। और टोटल लड़के 20 हैं, 20 में 8 माइनस कर लेंगे तो रोहित के बाद कितने लड़के हो जाएंगे, 12 लड़के हो जाएंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहले बस 9:25 AM पर पहुंची। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा ने अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल भी है लेकिन इंटेलिजेंट प्रश्न है अगर आपने इसको समझ लिया। देखिए, बस की आवृत्ति प्रत्येक कितनी है, 20 मिनट है, ठीक है। और साइमा बस स्टैंड पर कब पहुंचती है, 9:35 में पहुंचती है। लेकिन जीनत की घड़ी 5 मिनट जीनत ने क्या बताया, पहली बस जो है 9:25 पे गई। लेकिन जीनत की घड़ी जो है 5 मिनट अगर आगे है तो वास्तविक समय जब पहली बस आई तो 9:25 -5 कर लेंगे तो 9:20 पर आई। वास्तविक समय तो 9:20 हो गया क्योंकि उसकी घड़ी 5 मिनट आगे, तो वास्तविक समय 9:20 आया। दूसरी बस जाने का समय क्या हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा। तो बस की प्रतीक्षा बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी बस के जाने का समय माइनस साइमा के बस स्टैंड पहुंचने का समय क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखते जाइए आप लोग। बस की प्रतीक्षा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी बस जाने का समय 9:40 और साइमा के बस स्टैंड पहुंचने का समय 9:35। 9:40 में 9:35 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मिनट। तो अगली बस के लिए साइमा को 5 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। तो यहाँ पे जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 10,001, 20,022, 30,333 के योग से क्या घटाया जाए जिससे 170 प्राप्त हो जाए। तीनों को योग करके मान लीजिए -x घटाया जाए बराबर 17,069 प्राप्त हो जाए। -x कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वह आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 43,28,7 भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। माना -x करके इन तीनों संख्या का जोड़ लीजिए और -x करके बराबर 170,69 लिख दीजिए। इसका जोड़ कर लीजिए, x को उधर लाइएगा, इधर फिर जो ये वैल्यू आएगी 170,69 माइनस कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपकी निकल आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, 43,287। अब देखिए पेडागोजी के प्रश्न करें, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी प्राथमिक स्तर की अधिगमकर्ताओं के दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त होगा। तो वह हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए, परियोजना हो सकती है, क्विज हो सकते हैं, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण हो सकता है, लेकिन सत्र अंत परीक्षा या आपके गणित के रचनात्मक आकलन की विधि नहीं होगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं होगा। नेगेटिव प्रश्न दिया गया। अब ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को और उत्तर दीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे दिया, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के निम्न में जो अधिगम प्रतिफल अपेक्षित है, संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान, आकृतियों की संख्या में अंगुली आकृति और 2 × 5 और 5 × 2 समान है। 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, जबकि भिन्न जोड़े 1/3 धन 1/4 का कक्षा 3 के बाद बढ़ाया जाएगा। तो भिन्न का जोड़ा यहाँ पे बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपका जो अपेक्षित प्रतिफल होगा भिन्न का जोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 धन 55 बराबर है 3115 के। अधिकांश बच्चों ने कहा, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि इसका योग करते कितना आ जाएगा, 5 5 6 11 3 1 4 415 आएगा, लेकिन सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, 3115 आएगा। तो बच्चों को जो इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, तो बच्चों को इस त्रुटि को सुधारने का सर्वाधिक उपयुक्त होगा
जोड़ने या योग के समय पुनः समूहीकरण का सिखाने का योग होगा। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पोलिया के अनुसार इनमें से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार जो है, जो गणित में समस्या समाधान के न्यूनतम संबंधित है वह आपका है समस्या एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। यह सिद्धांत देखिए, जॉर्ज पोलिया ने गणित की समस्या समाधान के 4 सिद्धांत दिए हैं, लेकिन समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना यह सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ये न्यूनतम कम संबंधित होगा। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार एक समस्या को समझना, दूसरा है समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, अगला है उत्तर की व्याख्या करना, और एक होता है योजना को लागू करना। ठीक है, ये 4 होते हैं आपके जॉर्ज पोलिया के 4 सिद्धांत हैं जो हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। क्या किया? भिन्न की योजना के लिए ये क्रियाकलाप बनाइए। तो भिन्न की योजना देना है तो इसके लिए क्रियाकलाप क्या हो सकती है? सभी लोग ध्यान दीजिए। तो भिन्न की योजना के लिए जो हमारा क्रियाकलाप जो सही होगा वह कौन सा हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उसकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है? ठीक है, ये जो क्रम दिया गया है ABC तीनों, अभी तो हमने प्रश्न किया नहीं है, ये क्रम, ये पूरा प्रश्न है आपका। ठीक है, जो पूछा गया है ABC 3 क्रम दिए गए हैं और इसे 3 क्रम पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस 3 क्रम पर जो हमारा हो जाएगा BCA हो जाएगा। पहले होगा B, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटाव का उपयोग करना। इसके बाद हो जाएगा C कि 1/2 विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे 1/2 3/4 को दिखाना। इसके बाद आपका पहला वाला होगा कि विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविधताओं की व्याख्या करना। व्याख्या करना बाद में होगा। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है BCA पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि गणित की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी हैं, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त होगा? देखिए, यहाँ पे 7 सैकड़े हैं, 7 सैकड़े में कितना है? 7 दहाई निकालना है। तो उचित कथन जो उपयुक्त हमारा हो जाएगा वो हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देखिए, उचित कथन ये होगा कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 7 दहाइयाँ निकालनी है। अर्थात 7 दहाइयाँ का मतलब होता है 7 × 10 अर्थात केवल 70 निकालना है। और कितने हैं? 7 सैकड़े। 7 सैकड़े मतलब 700 होता है और इसमें टोटल 70 ही निकालना है। तो आपके 600 कितने प्राप्त होते हैं? 630 प्राप्त होते हैं, संख्या मिलेगी। लेकिन किंतु छात्र 0 कहता है, तो क्या करना होगा? शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाना होगा और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? तो गणित में त्रुटि के लिए जो हमारा सही दिया गया है वह कौन सा हो जाएगा? तो गणित की त्रुटि के लिए जो हमारा सही दिया गया है वह हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है B और C दिया गया है। पढ़ते हैं B और C ऑप्शन को गणित की त्रुटि के बारे में। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि होती हैं और शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। ठीक है, जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो वो समझ पाएगा। तो B और C ऑप्शन जो C दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथनों का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा अर्थ हमारा प्रतिबिंबित करता है? पहला ही हमारा प्रतिबिंबित करेगा
क्योंकि बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन प्रतिबिंबित अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। श्री गोविंद एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो पैटर्न पहुँचाने का कौशल अगर विकसित करना है, पहचानने का, तो पैटर्न पहचानने का विकसित करने के लिए जो हमारी बेहतरीन आपकी होगी वह आपकी कौन सी होगी, वह होगी दोस्तों छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। जी हाँ दोस्तों, श्री गोविंद कक्षा 3 के छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना सबसे उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो दृष्टिबाधित के लिए देखिए हम जिस कर सकते हैं जियो बोर्ड, जियो जेब्रा और ग्राफिक कैलकुलेटर। दृष्टिबाधित के लिए आप गिन तारा का बेकस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, जियो बोर्ड, जियो जेब्रा और ग्राफिक कैलकुलेटर। तो ए बी डी इस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और सेम टू सेम यही प्रश्न आ सकता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है कि रीना और शमा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। ये मूल दिया गया है, बैग ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत, डी की कीमत, ई की कीमत, एफ की कीमत, ये कीमत दी गई है। अब ये कथन कौन सा सही दिया गया है। देखिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करना, इस प्रक्रिया में जो हमारा कथन आपका सही हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अगर हम कथन को सही देखें तो हमारा सटीक ये बैठ रहा है कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। देखिए गणित में अगर रचनात्मक कक्षा को जो प्रदर्शित करतेगा वह क्या कर सकता है। तो रचनात्मक जो हमारा गणित को प्रदर्शित कर सकता है कि शिक्षक कक्षा में नकली नोट, इंडियो के बंडल, गिन तारा अवेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। नकली नोट, इंडियो में बंडल, गिन तारा लेकर आया है, स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों को लगाए या व्यस्त रखता है, रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो गणित के रचनात्मक कक्षा में छात्रों और अध्यापकों के बीच संवाद होता रहता है तथा शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होती है। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह जो है प्रतिबिंबित करता है, किस पर प्रतिबिंबित करता है। देखिए ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान जो है शिक्षिका क्या कर सकती है, कर सकती है या क्या करती है, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। योजना पर अभी विचार हो रही, तो यह क्या प्रतिबिंबित करता है, तो किसी भी ऐसी चीज़ योजना का जो विचार कर रही है, यह हमारा प्रतिबिंबित होता है कि आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो भ्रमण अगर शब्द आता है तो पॉजिटिव माना जाता है। और मैथ्स पेडागॉजी की बात करेंगे, अंतिम प्रश्न है टॉप 30 प्रश्न में से। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। देखिए अधिगम प्रतिफल की बात करें तो हाथ की बालिश विद्वता के
पतंग की डोरी की लंबाई मापना, बित्ता से नापते ना, 1 बित्ता 2 बित्ता, ऐसे डोरी नापना। दर्शाना कि 2 गुणे 4 4 गुणे दे एक समान है। या शब्द इबारती समस्या, यदि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है तो 3 चॉकलेट कीमत क्या होगी, इसको हल करना। या ऑप्शन नंबर बी 1/2 धन 1/3 को हल करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए आधारित जो प्रतिफल होता है वह जान लीजिए। यहाँ पे डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा, प्रतिफल नहीं होगा डी वाला। बाकी ये आपके जो ए बी सी ये तीनों प्रतिफल होंगे, यही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा, तो डी वाला नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए जाते जाते मैं इसकी बात करें, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम प्रतिफल क्या होता है। पहला होता है 3 अंकों संख्या के साथ कार्य, जैसे स्थानीय मान, अंकीय मान के आधार पर तुलना करना, दैनिक जीवन से संबंधित 3 अंकों का जोड़ा, व्यवकलन, ये होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि बिना पुनर्समूहीकरण के छोटे मूल्यों का घटाव और जोड़। तीसरा पॉइंट ध्यान देना है रेट चार्ज और साधारण बिल बनाना। और चौथा पॉइंट देखना है 2D आकृति की समझ विकसित करना। भिन्न का जोड़ कक्षा 3 के बाद पढ़ाया जाता है, ये हम ऑलरेडी एक प्रश्न पर बता चुके हैं, कर चुके हैं। ये रहे मैथ्स के हमने टॉप 30 प्रश्न कर लिए। ठीक है, इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। टोटल ये आपका मॉडल पेपर है 150 क्वेश्चनों का, जिसमें आपका CDP है, मैथ्स है, हिंदी है लैंग्वेज फर्स्ट में, इसके बाद EVS है, इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में आपका संस्कृत है। ये रहे 150 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की। स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय है, जल्दी उठना आपका स्वास्थ्यवर्धक। सभी कमेंट कीजिए। तो विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है, विशेषण का जिक्र हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है विशेषण का। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसमें विशेषण हो जाएगा, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए विशेषण बात करें तो मेरी गाय, जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, मेरी गाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो विशेषण, विशेष, संधि, समास, क्रिया, ये सारी चीजें बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद, कलावाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस विशेषण पर प्रयोग किया हुआ है, मेरी गाय, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। बाकी देखिए सभी में नाम दिया गया है कि राम जाता है, सीताफल खाती है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है मेरी गाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, जिनका सपना है CTET एग्जाम को फतेह करना, TT एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षाभिनय प्रणाली का जिक्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कक्षाभिनय, जी हाँ, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, बच्चों द्वारा अभिनय से जो सीखते हैं वह प्रक्रिया में तेजी आती है, क्योंकि बच्चों जो है पात्र के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पेडागोजी का बेस्ट प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। देखिए प्रमुख भाषाई कौशल में सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, और तीसरा आपका एक और आता है जिसे हमें क्या कहते हैं, पढ़ना। ये 4 महत्वपूर्ण है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल है। और इन कौशलों से एक प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत आपका हंसना कौशल नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह प्रचलन, भारत हमारा देखिए हिंदी प्रधान, हिंदी भाषा हमारे राज्य की भाषा है,
तो हिंदी जो राजकीय दिवस या राज्य की जो भाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है, ये तिथि आपको याद रखना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, ये सन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रिएटिविटी दिखाना है, अपने नॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कमेंट करना है, फीडबैक करना है। तो सभी लोग बताइए हिंदी दिवस 14 सितंबर को कब से प्रारंभ हुआ, कब से मनाया जाता है, सभी लोग बताइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखाचित्र। देखिए कारक का जिक्र हुआ है और एक कारक से प्रश्न जरूर आता है। देखिए अधिकरण कारक का जिक्र हुआ है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके पराशक कारक चिन्ह में क्या होता है, सभी लोग बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दें, पुस्तक मेज पर रखी है, ये क्या हो जाएगा, पुस्तक मेज पर रखी है, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। मेज पर रखी है तो मे पर, तो यहाँ पे जो वाहनारूढ़ जो दिया गया है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी की होगी, इस प्रश्न का आप लोग फीडबैक अवश्य दे देंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं, सभी लोग बताइए। संयोग, वियोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का या भारतेंदु काल का माना जाता है। देखिए घनानंद को जिस युग का कवि माना जाता है वह युग आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, सभी लोग जानते हैं रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी, सभी बताइएगा। ये अक्सर देखिए 10th क्लास में ये नाम पूछा जाता था कि कौन सा नाम सही दिया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका जो पूरा नाम है या इनका उपनाम है आपका अज्ञेय है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किसके प्रसिद्ध हैं, कवित्व के, सवैया के, पद के या दोहा के प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बिहारी जिसके प्रसिद्ध माने जाते हैं वह दोहा के प्रसिद्ध, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा बिहारी के दोहे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पुनर्जन्म का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनजन्म या पुनः आजन्म। देखिए पुनर्जन्म की बात करेंगे, जहां पर लकार लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह संधि हमारी विसर्ग स्वर संधि है। और विसर्ग संधि में, सॉरी स्वर नहीं आपकी विसर्ग संधि है। स्वर संधि हमारी 5 संधि होती हैं, लेकिन ये आपका विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में जो प्रयोग होता है वह पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म होता है। ये जो बिंदी होती है या जब इकट्ठा होती है तो आपके लकार में बदल जाती है, तो पुनर्जन्म नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पुनः जन्म इसको जोड़ देते हैं तो पुनर्जन्म हो जाता है और संधि नाम विसर्ग संधि हो जाती है। सभी नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद, 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 आरसीवाद, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है और एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला आएगा। यहाँ पे आशीर्वाद है, कोई और शब्द हो सकता है, लेकिन शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड आएगा। ये होता है प्रैक्टिस सेट का नॉलेज, ये होता है प्रैक्टिस सेट अटेंड करने का, किससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा।
शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे आशीर्वाद। ठीक है, वा में लकार लगी होगी और बड़ा आ, बड़ा सी, बड़ा वा और छोटा दा होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है आशीर्वाद हमारा शुद्ध रूप में दिया गया है। अगला कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। देखिए कर्ता की बात करते हैं, कर्ता ने, कर्ता ने हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे ओ, आपने पढ़ा होगा। तो जहां भी को शब्द आएगा इससे हमें पता चलता है जिस कारक का बोध होता है वह कौन सा कारक होता है, कर्म कारक। को अगर दिया गया है कौन सा हो जाएगा, सभी बताइए। जहां पर भी को दिया गया है कौन सा हो जाता है, राम ने श्याम को मारा, राम ने किसको मारा, राम ने श्याम को मारा। तो जहां पर भी को का जिक्र होगा कर्म कारक आ जाएगा। जहां पर भी ने का कर्ता की बात करते हैं तो वहां पे ने, कर्ता ने आ जाता है। तो राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे दोनों आपके कारक है, कर्ता भी है कर्म भी है। कर्ता यहाँ पे ने वाला हो जाएगा, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का को में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। संप्रदान कारक जो दिया गया है, संप्रदान कारक में क्या होता है, सभी लोग बताइए। संप्रदान कारक हम कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान कारक है। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, संप्रदान को पहचान यहाँ पे चिन्ह है। और अधिकरण पे हमें क्या पहचान है, अधिकरण कारक का क्या पहचान है, अधिकरण में पर। तो में या पर शब्द आएगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और करण का सभी लोग जानते हैं से के द्वारा करण होता है। तो तीनों कारक जान लीजिए। कारक से एक प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, रसों से एक प्रश्न आएगा। देखिए जब भी शोक की बात करते हैं करुण का बात आता है, ठीक है, वीर की बात करते हैं उत्साह की बात आते हैं, शांत की बात करते हैं निर्वेद की जिक्र होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी। सूरदास ने जिस भाषा में सूर सागर की रचना की है वह आपकी कौन सी भाषा है। जब भी सूरदास का जिक्र होता है ब्रज भाषा का जिक्र अवश्य हो जाता है। जी हाँ साथियों, सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है, वह भाषा कौन सी आपकी ब्रज भाषा है, नोट कर लीजिएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 26, 28, 30। दोहा, रोला, छप्पय, इनसे प्रश्न आता है। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग जानते होंगे। चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। तो दोहा में हमारी कितनी मात्राएं होती, 24 मात्राएं होती। यहाँ पे हमारा 24 वाला जो ऑप्शन दिया गया पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे शब्द का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द या एक वाक्य से प्रश्न आएगा, एक शब्द से प्रश्न आएगा, कोई भी टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो होता है वह होता है कुलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुलीन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है। यहाँ फिर भी विशेषण का जिक्र फिर से हो गया। देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है तो राम विशेष हो गया, बहुत यहाँ पे प्राविशेषण हो गया। और राम कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ पे विशेषण हो गया। उसी प्रकार पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो पापी में आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पापी है वह गुण, यहाँ पे वो क्या है, उसका गुण बता रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। देखिए गुण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष दोनों का बोध हो, चाहे दोष हो चाहे गुण हो, वहां पे गुणवाचक ही होता है। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, ठीक है, प्रातःकालीन, लाल, हरा, पीला, ये सारे आपके कौन से गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार होगा। अलंकार से प्रश्न आएगा, कोई भी एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाएगा उससे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार होगा। सकर्मक अकर्मक से प्रश्न आएगा, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की,
सजल नीरद सीकल कांति थी। इसमें जो अलंकार आएगा, जब आप प्रेम से रस भर के पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कौन सा अलंकार हो जाता है या आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगर आपने समझ लिया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार यहाँ पे हम सही कह रहे हैं, सभी बताइएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, या आपका अपना टीटी फैमिली है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार की बात करते हैं। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, इनका भी एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इनसे भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। लेकिन बीजक जिसकी रचना है सभी प्रख्यात हैं कबीरदास जी की। कबीर में बाय आता है, बीजक में बाय आता है। बीजक में काय आता है, कबीर में पहले काय आ जाता है। बीजक में अंत में काय आता है, कबीर में पहले का आ जाता है। तो का फेर है, बा का फेर है, दोनों में बड़ी भी है, अर्थात बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी के है। ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग ठीक है, पुरुषलिंग, नपुंसक, ठीक है, 3 लिंग होते हैं और लिंग से प्रश्न आ सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न पूछा जाता है। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, दात्री होता है। ठीक है, धात्री मत कराइएगा। ठीक है, दात्री हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और एक प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण? सभी लोग कमेंट करके बताइए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? इस कारक हमने आपको बताया भी है, डिटेल के साथ समझाया भी है। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 30 के 30 प्रश्न जो है आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले प्रश्न की बात करेंगे। 30 प्रश्न जो 2021 के पेपर में 2022 में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर हुई उस लेवल के प्रश्न को तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। आइए जानते हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बच्चे का निजी विवरण, मुझे नहीं लगता कि बच्चे का निजी विवरण पृष्ठकोण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास होगा। ये कम उपयुक्त मुझे लग रहा है पहले ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए, ये भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होगा? वह होगा बच्चे के निजी विवरण, क्योंकि बच्चे का निजी विवरण दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कम उपयुक्त की बात करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। क्या वह वर्गीकरण एवं चर्चा है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग? तो क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से जिस प्रक्रमण कौशल का आकलन होता है वह हमारा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा जो है संबोधित करती है। क्या संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के उपयोग। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण जिन मुद्दों पर संबोधित करती है वह मुद्दा विज्ञान सामाजिक विज्ञान के साथ साथ
पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। यानी कक्षा 5 में A और B दो ग्रुप में बटे हुए हैं। कक्षा 5A ग्रुप के शिक्षक क्या सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ बताइए, पेड़ों से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। कक्षा 5B ग्रुप के शिक्षक सवाल देते हैं क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा। ये सवालों की प्रकृति कैसी है। पहला है बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बंद अंत वाला अपसारी है। देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक चीज नोट कर देता हूं, बता देता हूं। ये जान लीजिए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ये जो हो जाता है हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। और क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा, तो बंद अंत वाला अपसारी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मुक्त अंत वाला अभिसारी हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बंद अंत वाला अपसारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 लाभ यहाँ पे निश्चित दिए गए हैं, अभिसारी होगा, निश्चित है तो मुक्त अंत वाला हो गया। और यहाँ पे अनिश्चित है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई न पेड़ हो, तो बंद अंत वाला यहाँ पे अपसारी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। जी हाँ साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों में आकलन के बारे में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है वह कथन हमारा कौन सा होगा। नीचे कूट दिया गया है ए बी सी, केवल डी, ए बी या सी डी, सभी बताइए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में जो कथन सत्य है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, इसलिए मौखिक परीक्षाएं होना। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इन्हें आनंद आता है, ये भी बात सही है। बच्चों में ड्राइंग बना के देना, ये इसमें बच्चे का आनंद भी आता है, ये भी हमारा सही हो जाता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही हो जाता है। किसी को न रोके नीति को ध्यान रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये नेगेटिव हमारा, यानी कि ए बी सी ये तीनों कथन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में दिए गए हैं। तो तीनों कथन किस ऑप्शन में दिए गए हैं, देखेंगे पहला ऑप्शन ए बी सी तीनों दिया गया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे कूट वाला सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है, दिखाती कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से निचोड़ती है, जोर से, जिसे हम कपड़े को धोने के बाद निचोड़ते हैं, जिसका पानी नीचे पूरी तरह से अलग हो जाए, और फिर से पानी में से डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार के सीटेट टीवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन और मापन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि एल्युमिनियम की फाइल को डालना पानी में, फिर उसको ऊपर निकालना, ऊपर क्या तैरता है, फिर फाइल को मरोड़ कर जोर से निचोड़ती हैं, फिर पानी में डालती हैं, शिक्षार्थियों को दिखाती कि वह डूबता है। तो ये जो सारी चीज़ें करना, यह प्रक्रमण जिस कौशल का प्रयोग हो जाएगा वह हो जाएगा परिकल्पना का। किसका हो जाएगा, परिकल्पना का हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। देखिए दोस्तों, अवलोकनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में यह आपका वांछनीय अभ्यास है। बच्चे की अस्मिता अर्थात व्यक्तित्व का पोषण करने में यह भी आपका वांछनीय अभ्यास है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना,
ये भी आपका वांछनीय अभ्यास है। लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, इसके सिवाय आपके ये तीनों वांछनीय अभ्यास हो जाते हैं। तो किसके सिवाय? ऑप्शन नंबर सी के सिवाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जो है इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सभी कमेंट करके बताइए। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह गतिविधि आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे के अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, या हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की समूह चर्चा के लिए समूह बनाना। तो महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो इनमें से जो एक गतिविधि उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक डाउट प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। सही विकल्प आपके नीचे दिया गया कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो चित्रकला शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा भी देता है, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, क्योंकि उसके प्रति वे प्रेरित होते हैं। और यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, तो अनुशासन को बढ़ाना ये निगेटिव आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में चित्रकला शिल्पकला के समूह को देखते हुए हमारा ABC तीनों कथन हो जाएगा। ABC देखिए किस में दिया गया है, देखेंगे आपके थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? जी हाँ, इनमें से एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त जो तरीका हो जाता है वह हस्तपरक गतिविधि होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक या कहानी एवं कविताओं की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के जो स्रोत हो सकते हैं वे परिवार एवं समुदाय। पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। तो देखेंगे पहला केवल ए वाला हमारा ऑप्शन सही के साथ साथ इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की भी बात की जाती है, शिक्षक की भी बात की जाती है, कहानी कविताएं। तो ये ABCD चारों स्रोत जो है हमारे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के अनेक प्रकरणों में वैकल्पिक धारणाएं शामिल हैं। तो चारों ऑप्शंस किस ऑप्शन में दिए गए हैं? देखिए सेकंड में ABCD वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चारों अवधारणाएं वैकल्पिक अवधारणाएं हैं जो आपके प्राथमिक कक्षाओं में बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों के वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। तो ये स्रोत की बात कर रहे हैं कि वैकल्पिक अवधारणाओं के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो परिवार समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकता है, कहानी और कविताएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस जार को जो नमी है वो पूर्णतः हट जाए, नमी जो है दूर हो जाए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उस जार को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नमी से जो है अचार जो है खराब हो सकता है।
अगला, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का इसके कारण क्या हो सकते हैं, सभी बताइए। पेड़ों को पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास की स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। पानी सूखने का इसका कारण क्या हो सकता है कि पेड़ तथा कुएं, उनके आसपास की स्थानीय मिट्टी है, अब उनको सीमेंट से ढक दिया गया है, फर्श कर दिया गया है, और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये अभी देखते हैं, दोनों कथन जो है हमारे इसके कारण दिए गए हैं। तो ए और बी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी यहाँ पे नोट करते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला क्यों भैंस पर बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? तो हम सभी लोग जानते हैं जड़ का कार्य होता है ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। लेकिन भोजन का भंडारण या संचित करना, यह आपके पौधे के जड़ का कार्य नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया कि कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो देखा जाए हमारा कथन सही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भार प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। 130 किलोग्राम तक भार का उसने वजन उठाया है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए सी डी ये हमारे कर्णम मलेश्वरी के कथन पे विचार दिए गए हैं। तो ए सी डी हमारा कथन सही दिया गया है। यहाँ पे जो हमारे देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। बाकी बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। लगभग 15 प्रश्न कर चुके हैं और 15 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। नीचे आपके कोटने का आपका दिया गया कौन कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से जो संबंधित कथन हमारा सही होगा कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। यहाँ पे देखेंगे ए बी जो सी हमारे तीनों कथन दिए गए हैं, इस सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी से हमारे संबंधित हो जाते हैं। इसलिए देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि ए बी और सी हमारे कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला की वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार पर? राज्यों से एक प्रश्न जरूर आएगा। एक पारंपरिक स्थान या कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक जो स्थान राज्य में पाया जाता है वह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है और प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से? तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती समीप में केरल आता है, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वह सभी लोग जानते हैं बाघ। जी हाँ, बाघ की सुनने की इतनी तीक्ष्ण शक्ति होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर जा सकता है। तो बाघ की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वते पर हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट?
तो कोई व्यक्ति जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, उनमें जो सुरंगें पड़ती हैं वह हमारी पश्चिमी घाट के पर्वतों की सुरंगें हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग खालिस्तान किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो हम भारत के लोग जो है आपके अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहर पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अब नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि तेल जो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बर्रैया, चींटी, दीमक, ये तीनों देखेंगे एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में अक्सर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। लेकिन मकड़ी एक अकेला रहती है, अकेली अपनी जाल का निर्माण करती है। तो कौन ग्रुप में एक साथ नहीं रहता? मकड़ी जो है एक साथ नहीं रहती, अकेली रहती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। और मकान की छत कैसे होती है? ढालू होती है। तो इस गांव पर भारी वर्षा भी होती है। तो गांव किस राज्य का हो सकता है? तो यह गांव सभी लोग जानते हैं असम राज्य का हो सकता है, क्योंकि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। असम राज्य पर छतें ढालू होती हैं और वर्षा भी दी गई है, तो असम राज्य पर भारी वर्षा होती है। और उनके जो मकान होते हैं मजबूत खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम असम राज्य से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड की बात करेंगे। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा हो जाती है? आपके ये झारखंड के लोगों की भाषा हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से जो एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है वह क्या है आपकी? सभी लोग बताइए। वो आप सभी लोग जानते हैं विषय वस्तु को जो महत्वपूर्ण थीम है वह है भोजन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह कह सकते हैं कि यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार में सम्मिलित करने में मदद कर सकता है। यह कह सकते हैं यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में जो हमारा तर्क सबसे अधिक सशक्त है वह यह है कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण होगा? देखिए, सबसे अधिक जो उपयुक्त कारण होता है वह होता है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानी अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है और कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन कहानी जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करती, कहीं ना कहीं सबसे कम उपयुक्त हमारा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये सारे प्रश्न आपके तभी हल हो सकते हैं जो आने वाले प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करेंगे। आपके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का अनुभव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सी-टेट में इसी टाइप सेम टू सेम आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होता है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका चाहिए, या बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या हो सकता है? परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो रट कर कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं निगेटिव माना जाता है, लेकिन बच्चे को प्रश्न करने और खोज का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जाती है, कहीं ना केवल शब्द जो है कहीं ना कहीं है। हमें ऑप्शन नंबर सी बेस्ट लग रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तक विषय में बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका होना चाहिए। तो केवल जो सी ऑप्शन दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग सही होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बता सकते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? भोजन, सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड किया है तो आप लोग अवश्य। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम आपके संस्कृत जो सेकंड लैंग्वेज, अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत सेलेक्ट किया है, ये 30 प्रश्न रहेंगे। गद्यांश पद्यांश प्लस पेडागोजी के 30 प्रश्न करेंगे बाई जायसवाल सर। ये आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता सिकिम तपस्ते पे युक्ति कृतज्ञता, आचार्य प्रथमो धर्मई इत्तेद विदुषाम वचई। ये आपका है पद दिया गया है और इस पद से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर यह पद आ जाएगा एग्जाम में तो आपको 5 मिनट में पूरा पद बन जाएगा, कह सकती इससे कम में भी बन जाएगा। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है हमारे इस पद का प्रश्न दिया गया है कि प्राणेभ्यो अपि विशेषतः किम रक्षेत। जब इस पद्यांश में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग देखेंगे, इस लाइन पे हम देखेंगे, इस लाइन पे देखिए दिया गया है तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सदाचारम। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में सदाचारम दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन सदाचारम दिया गया है, वह सही हो जाएगा। इसके बाद है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र बाल्ये किम यच्छति मतलब पिता पुत्र के लिए विद्याधन की इच्छा करता है। कब इच्छा करता है? देखिए, पिता के लिए पुत्र विद्याधन की तभी इच्छा कर सकता है, विद्याधन की इच्छा करता है। हमने तो उत्तर ही आपको बता दिया। यानी पिता जो है पुत्र के बाल्यावस्था में क्या इच्छा करता है? तो विद्याधन की इच्छा कर सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं इस गद्यांश में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ताकि आप लोग भी दिक्कत ना समझें। पहले ही लाइन में देखिएगा, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। विद्याधनम दिया गया है ना, तो चलिए सही हो जाएगा। बाकी सभी इसी तरह से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी एग्जाम में कर लीजिएगा, अभ्यास जरूर कीजिएगा। जंतवई इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो प्रयुक्त किया गया है वह हमारा जीवा है। जंतवई इति पदम जीवाय अर्थे प्रयुक्तम। पशुवय मतलब क्या होता है? पशु होता है। मृगा मतलब मृग हिरण होता है। मनवाय मतलब मनुष्य होता है। तो यहाँ पे जंतवई इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम जीवाय हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतिक्रिया अदावेव कासाम चिंतनीया है। तो प्रतिक्रिया
अदावे चिंतनीया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे विपदाम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दिनस पूर्वार्धच्या कथम भवति, मतलब दिन के पूर्वार्ध की छाया जो है किस समय होती है या किस समय धीरे धीरे बढ़ने लगती है। राइट ऑप्शन क्या होगा, आरंभ गुरवी, मतलब दिन के पूर्वार्ध की छाया सुबह के समय के धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके समान खल या दुष्ट जन की मित्रता भी आरंभ में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आरंभ गुरवी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साक्षात पशु काहे भवति, तो इस पद्यांश में देखेंगे तो साक्षात का जो पशु होता है वह साहित्य संगीत कला विनीय, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर पद्यांश में देखेंगे तो साहित्य कला, इस लाइन को देखिएगा, साहित्य संगीत कला विनीह साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही नहीं है। ठीक है, तो साहित्य संगीत कला विहीन दिया गया है ना, तो ए टू जेड इसी प्रकार से पूछा जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम ग्रामर में आती है अगर आप ग्रामर पोर्शन व्याकरण पोर्शन अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो। अब देखिए गद्यांश की बात करते हैं, एक और करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि रक्षा योगे इत्यर्थे कह पद है अनुच्छेदे प्रयुक्तई है तच्चित्वा लिखत। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है रक्षणीय पद का अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। रक्षणीय, सभी लोग बताइए, रक्षा की योग रक्षणीय होता है, रक्षा योगे तृतीय पद है, क्या हो जाएगा रक्षणीय हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया सोचनीय, तो सींचने के योग सेचनीय हो जाएगा। पठनीय है, पढ़ने के योग पठनीय हो जाएगा। दर्शनीय है, दर्शन के योग दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से रक्षा है योग ही इत्यर्थे का कह पद अनुच्छेदे प्रयुक्तम रक्षणीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं परिवार इति शब्द से समानार्थक ये शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तम तचित्वा लिखति, तो परिवार शब्द का समानार्थ शब्द इनमें से अनुच्छेद का प्रयुक्त किया गया है। तो परिवार शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है, वह होता है कुटुंब। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला भो अहम तुष्टो अस्मि इति कह उदत, भो अहम तुष्टो अस्मि इसी इति कह उदत, किसने कहा है कि अरे मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा किसने बोला था। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे मैं संतुष्ट हूँ ऐसा किसने बोला था, जो संतुष्ट शब्द हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, किसने बोला था कि मैं तो संतुष्ट हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको दिख रहा है, सभी लोग देखते भी जाइएगा। अब देखिए यहीं पे लिखा हुआ है आय भो अहम तुष्टो अस्मि, किसने बोला था, यहाँ पे देखिएगा यच्छ दिया गया है। ठीक है, तो यच्छ के द्वारा बोला गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं भो अहम तुष्टो अति की इति कह उदत, किसने बोला, यच्छ ने बोला था। अगला दिया गया है कि तंतु वायस्य नाम की मासीत, तंतु वायस्य नाम किसका हो जाएगा, सब यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो तंतु वायस्य जो नाम होता है वह आपके मंथरक है। जी हाँ दोस्तों, तंतु वाय का नाम मंथरक था। तंतु वाय का नाम क्या था, मंथरक। अगला दिया गया कुठार मदाय सह वनम किमर्थम गतः, मतलब कुठार अर्थात काटने के उपकरण होता है उसको लेकर किमर्थम गतः, वनम किमर्थम गतः, किसके लिए गया था, तो वन में लकड़ी के लिए जाया जाता है और लकड़ी को संस्कृत में क्या बोला जाता है, काष्ठार्थम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप बिना गद्यांश पद्यांश को देखकर भी अर्थ लगा सकते हैं।
अति चिंत्यति इति पदस्य समानार्थकैः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तैः तचित्वा लिखत। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है अचिंत्यत दिया गया है, इस पद का समानार्थक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए अचिंतन पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है और लंग लकार भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करके उसी अर्थ में चिंतवान पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतवान। ठीक है, अगला हो जाएगा तरु इति पदस्य पर्याय भवति। तरु शब्द का पर्याय क्या होता है, सभी जानते हैं, वृक्ष होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अल्पान इति पदस्य विलोम शब्दैः अनुच्छेदे प्रयुक्तैः तचित्वा लिखति। दोस्तों यहाँ पे अल्पानि पद का विलोम शब्द क्या होता है, प्रभुतानि होता है। अल्पानि का विलोम प्रभुतानि, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रभुतानि हो जाएगा। देखिए वही ग्रामर व्याकरण पूछा जाता है, लेकिन उस गद्यांश पद्यांश से शब्द को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, अपश्यत धातु रूपम अस्ति। अपश्यत का धातु रूप पूछा गया है, धातु रूप से एक अवश्य प्रश्न आता है। तो अपश्यत का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अपश्यत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आपके पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। ये गद्यांश पद्यांश का हमने प्रश्न किया। ठीक है, अब बात आती है आपके पेडागोजी के 15 प्रश्नों की बात आती है। तो आइए पेडागोजी के प्रश्न करते हैं। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमिक विषये शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का सदस्य विद्यते। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि 8वीं कक्षा के बाद शिक्षण का माध्यम जो है विषय है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 8वीं कक्षा के इत्यस्मिन् का संतुष विद्यते। तो यहाँ पे हो जाएगा 8वीं कक्षा पर्यंत यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य। मतलब संभव यह में मातृभाषा में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा स्वयं साधकी भूमिका निभाती है और अन्य विषयों के शिक्षण के लिए साधन अर्थात माध्यम के रूप में सिखाई जाती है। यहाँ पे मातृभाषा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने हिंदी भाषाएं किम स्थानम बद्धति। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के स्थान क्या है। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के स्थान एक राजभाषा के रूप में है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। शिक्षणे भाषायाः केंद्रीय त्रायाः अभिप्रायो अस्ति। शिक्षण भाषा में केंद्रीय से अभिप्राय क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो केंद्रीय भाषा शिक्षण में अन्य भाषा विषय शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अन्येष विषयाणाम शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कविताम पाठ्यम अध्यापकैः निम्नलिखिते ध्यानम पृच्छते। अर्थात कविता पाठ में अध्यापक को कविता के रसास्वादन का मूल्यांकन और ध्यान देना चाहिए। तो कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्रैः विभिन्नासु अवस्थानुगच्छन्ति यासु ते विचारान् संकलयन्ति रूपरेखां निर्मन्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अंतिम प्रारूपं लिखते च संशोधनं कुर्वन्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिच्छेद लेखनम एवं निबंध लेखन अथवा छात्रों के विभिन्न अवस्थाओं के विचारों में संकलित रूपरेखा निर्मित प्रथम रूपरेखा में लिखित होती है। तो यहाँ पे जाएगा लेखनस्य क्रियान्वय प्रक्रिया की बात करते हैं। परिच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन अथवा छात्रों के विभिन्न अवस्थाओं के विचारों में संकलित जो रूपरेखा है
निर्मित जो प्रथम प्रारूप में जो लिखित होता है वह लेखनस्य क्रियान्वय प्रक्रिया होती है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किश्चनचित् भाषा शास्त्रिणाम मतानुसारम कथमम कथनम सत्यमस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लेखन की अगर बात करें, भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और समझाने की क्षमता प्राप्त करता है। तो भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक अविचारिता चा प्रक्रिया भवति। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, काचिद अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाः प्रयोगम करोति। सा चतुर्णाम विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूहं पंचदशत मूल्यांकनीं भोजनं प्रेषितुम् आदेशं ददातु कथयति। तस्याः प्रयोजनं छात्रां भाषणं योग्यताः संवाद योग्यताः च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। अर्थात दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है। भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि यह एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए जिससे बालक भाषा को समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण सामग्री की बात करेंगे। ये सारे क्या बोल सकते हैं, भाषा शिक्षण सामग्री बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, काचिद अध्यापिका मासंत्राले लेखन कार्य छात्रैः कृतैः त्रुटिः अशुद्धिः च एकत्रीकरोति। तदा सा छात्राणां नाम गृह्णीं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयम प्रयोगैः किम कथ्यते। इस प्रयोग को क्या बोला जा सकता है। अर्थात दोस्तों, कोई अध्यापिका महीने के बीच में मासांतराले लेखन कार्य, कोई अध्यापिका जो है महीने के बीच में लेखन कार्य के लिए छात्रों के द्वारा किए गए त्रुटि एवं अशुद्धि को एकत्रित करती है। इसके बाद वह छात्रों का नाम लिए बिना त्रुटि के प्रकारों का विवरण करती है। इस प्रयोग को क्या बोला जा सकता है। तो इस प्रयोग को दोस्तों पुनर्निर्वेश प्रदानम अर्थात पुनर्निर्वेश प्रदान कहा जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा प्रश्न पूछा गया, देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है, सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति है स्वच्छात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविताः गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत्। तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचयितुं तान् अकथयति। सामान्यभाषया च तुलनां कर्तुमपि सा कथ्यते। तदा छात्रैः ता कविताः लेखनपत्रे स्वस्वभाषासु अलिखनं तदा ते सर्वाः प्रदर्शिनम्। देखो, अगर समझा जाए कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि भारत में सभी लोग जानते हैं कि बहुभाषिकता की स्थिति कोई नई नहीं है और अपने सांस्कृतिक व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यहाँ कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तकनीकी प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, महानगरों का उदय एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, जिस कारण अधिकाधिक व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी होने की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस ये रीति कौन सी हो जाएगी, हमारी बहुभाषिकता हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बहुभाषत्वम। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। प्रयोग भाषा प्रयोग के अध्ययन को क्या कह सकते हैं। तो भाषा प्रयोग के अध्ययन को जो है समाज भाषा या समाज भाषा विज्ञान की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नस्ति। भाषा शिक्षण के विषय में छात्रों का क्या जो है करना चाहिए, यह कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं? कि छात्रों में त्रुटि शोधनम तत्काल तर्तय्यो कर्तव्यम। भाषा शिक्षण के विषय में छात्रों का त्रुटि संशोधन तत्काल वहीं पर कक्षा ही करना चाहिए, यह कथन सत्य नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को स्पष्ट, सरल, प्रभावशाली विषय लिखने में प्रवीणता बनाना है। मात्राएं अनुसार, अनुशासिक चिन्ह, विराम, अर्धविराम का उचित प्रयोग करना सिखाया जाता है। और यह सभी प्रकार के लिखित कार्य छात्रों में भाव अभिव्यक्ति विकास के उद्देश्य किए जाते हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषये किम कथनम सत्यम। तो प्रथमम छात्राम व्याकरणस्य नियमाय सो उदाहरण वर्तव्यता है। अर्थात दोस्तों, व्याकरण के प्रभावी अध्यापन अधिगम के विषय में छात्रों को पहले उदाहरण सहित व्याकरण का नियम बताना चाहिए, और यह कथन सत्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखित भवति। तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम उद्देशानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन अधिगम, मूल्यांकनम। भाषा पाठ्यक्रम में उद्देश्य, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन अधिगम और मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं, और ये सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रत्युत्तर का कार्य करती है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, काचित अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतरणी वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकैः छात्राः वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति, तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयुतं कथयति। ऐसा क्रिया का कथते। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए वह पाठ के किसी अंश या कठिन शब्दों का चुनाव करता है। तो अन्योन्यः श्रुत लेखनम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसके लिए वह पाठ के जो अंश या कठिन शब्दों का चुनाव करता है, स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करता है, और उसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है। तो यहाँ पे श्रुत लेखन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सुनकर लिखना ही श्रुत लेख है। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ, और इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनकर लिखता है, इसलिए अन्योन्यः श्रुत लेखनम। और 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पठनम अस्ति तथा, अर्थात दत्त पाठ का अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। दत्त पाठस अर्थ ग्रहणम पठनम अस्ति। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है, और भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। तो ये रहे संस्कृत के 30 क्वेश्चन। तो समस्त हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यह मॉडल पेपर था आपका, जो एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं, और इसके पहले आगे जो मॉडल पेपर आने वाले हैं, इसके लिए अगर आपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट का जो ऑल सब्जेक्ट का एक ऑलरेडी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, जरूर विजिट कीजिए। इंड स्क्रीन पर दे दिया गया है, विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और आउट ऑफ 150 में से 120 प्लस का यहाँ पे स्कोर प्राप्त कीजिए। अपने सपने को साकार कीजिए, शिक्षक भर्ती में अव्वल आइए, क्रैक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।